ओके, तो हमारा अगला चैप्टर है मेटल्स। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे मेन प्रॉपर्टी आती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही है। उसके बाद आती है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है हम उसको हैमर करके कोई एक पर्टिकुलर शेप में ला सकते हैं जिस शेप में हमें लाना हो। अगली आती है हमारे पास डक्टाइल। डक्टाइल मतलब हम उसे वायर्स के शेप में ला सकते हैं, उससे वायर्स बना सकते हैं और उसको एज वायर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जनरली मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। उसके अलावा मेटल्स जो है मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। मेटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट कर सकता है। ओके, अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में ये होता है कि सबसे पहला रिएक्शन होता है रिएक्शन विद वाटर और स्टीम। ओके, अब हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो रिएक्शन को जल्दी होने में हेल्प करता है, राइट। अगर हमारे पास एक ऐसा मेटल होगा जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, तो उसे हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो ऐसे ही रिएक्ट कर जाएगा कोल्ड वाटर के साथ भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे हमारे पास इधर इक्वेशन में बना हुआ है ये वाला, सोडियम प्लस कोल्ड वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट वाटर लिखते हैं। सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी तरह पोटेशियम और वाटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है। अब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट डायरेक्टली नहीं करते, उनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। और हीट हम किस फॉर्म में देते हैं, हमें वाटर से रिएक्ट करवाना है और हीट देनी है तो हम उसे स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि स्टीम में हीट भी होती है और H2O भी होता है। तो इस वजह से जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ रादर देन कोल्ड वाटर। जैसे मैग्नीशियम प्लस स्टीम इज मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और ऐसा नहीं है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो स्टीम से रिएक्ट नहीं कर सकते। मोर रिएक्टिव मेटल तो और अच्छे से रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, क्योंकि वो कोल्ड वाटर के साथ वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे और हमें उसकी हीट भी दी है तो वो और अच्छे से रिएक्ट करेंगे और विगरसली रिएक्ट करेंगे। तो सोडियम प्लस स्टीम बनाएगा सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, अब इसमें फ़र्क ये आता है, जब हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, लेकिन जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनता है। दिस इज द मेन डिफरेंस इन बोथ द इक्वेशंस। उसके बाद हमारे पास आता है रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल जब किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हमारे पास इधर कैट आयन बन गया आयरन का, और एन आयन हमारे पास क्लोरीन का है जो क्लोराइड आयन है। तो आयरन और क्लोरीन जो है एक सॉल्ट बना देगा आयरन क्लोराइड, और हमारे पास रह जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो मेटल प्लस एसिड बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है खाली, और कुछ सेकंड प्रोडक्ट या कुछ बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, ओनली मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस ऑक्सीजन बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। सही। ये हमारे पास बेसिक केमिकल रिएक्शन आ गए और फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई मेटल्स की। ओके, अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो है बहुत जगह यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ बहुत बेसिक और बहुत फेमस यूजेस हैं कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब कभी आपको पूछा जाता है कि इस मेटल का फॉर एग्जांपल 3 मेन है, एल्युमिनियम, कॉपर और थर्ड है स्टील या आयरन में से कुछ भी। अब हमें यूजुअली पूछा जाता है एल्युमिनियम का एक यूज़ बताओ विद अ रीज़न कि वो क्यों इस चीज़ में यूज़ होता है, या फिर क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, क्यों होता है,
या क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम की लो डेंसिटी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से वो किस चीज़ में यूज़ करने में फीजिबल होता है या यूज़फुल होता है किस इंडस्ट्री में या क्या, इस तरह। तो उसके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एल्यूमिनियम के बेसिक 3 यूजेस हैं जो सिलेबस में मैंशनड है। एक होता है एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, एक होता है ओवरहेड पावर केबल्स में यूज़ होता है, और एक फूड कंटेनर्स में यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट में यूज़ होने की वजह और ओवरहेड पावर केबल्स में यूज़ होने की वजह सेम है, जो कि है लो डेंसिटी। उसके बाद एल्युमिनियम फूड कंटेनर्स में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये कोरोजन नहीं होती है, एल्युमिनियम में कोरोजन नहीं होती है, रेजिस्ट कोरोजन, उसकी एक वजह होती है। जब भी एल्युमिनियम जो है कोरोजन की तरफ जा रहा होता है, कोरोजन होने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे फिर हम डिस्कस करेंगे क्यों एल्युमिनियम जो है फूड कंटेनर यूज़ होता है, क्योंकि कोरोजन नहीं होती एल्युमिनियम में, रेजिस्ट करता है। क्यों करता है वो हम आगे थोड़ा जाके पढ़ेंगे। फॉर नाउ ये टेबल बस याद करना है। उसके बाद अगला मेटल आता है हमारे पास कॉपर। कॉपर यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, और वो कुकिंग यूटेंसिल्स में भी यूज़ होता है। क्योंकि वो डक्टाइल भी होता है, वायर्स में हम बना सकते हैं, और वो हीट भी अच्छे से कंडक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टील आयरन, जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, एक पर्टिकुलर यूज़ नहीं होता। और इसके जो यूजेस होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ पे, इसकी हार्डनेस पे, और इसके रेजिस्टेंस टू रस्ट पे। ठीक है। स्टील एक अलॉय होता है। ठीक है। अलॉय क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ अदर एलिमेंट्स, जो कि मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है। तो स्टील जो है एक मिक्सचर होता है, तो इस वजह से उसके बहुत सारे यूजेस है, डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के साथ मिक्स हो रहा है। अलग अलग चीज़ के साथ मिक्स होने पे उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है, हार्डनेस अलग होती है, रेजिस्टेंस टू रस्ट अलग होती है, अलग अलग चीज़ों के साथ मिलने पर। ठीक है। तो स्टील अलग अलग किस्म के होते हैं, तो इस वजह से उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, फिक्स्ड यूज़ नहीं होता। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं अलॉयज़ का टॉपिक। अलॉय क्या होता है? अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ अदर एलिमेंट्स, जो कि मेटल या नॉन मेटल दोनों हो सकता है। तो अलॉय मेटल प्लस मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है, या फिर अलॉय मेटल प्लस नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, दोनों का हो सकता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अलॉयज़ होते हैं, ब्रास होता है। ब्रास किससे मिलके बनता है? कॉपर और जिंक। हमारे पास स्टेनलेस स्टील होता है, स्टील की एक टाइप होती है, वो किससे मिलके बनता है? आयरन, क्रोमियम, निकल, और कभी कभी उसमें कार्बन भी होता है थोड़ा सा। ओके। अब अलॉयज़ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर और हार्डर होते हैं देन प्योर मेटल्स। क्यों? अलॉयज़ की जो डायग्राम होती है, अलॉयज़ का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उसमें, तो अलग अलग साइज़ के एटम्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इसमें 2 दिखाए, कभी कभी 3 से 4 चीज़ें होती है, जैसे हमने स्टेनलेस स्टील में पढ़ा, तो उसमें 4 अलग अलग साइज़ के एटम्स होते हैं। तब होता क्या है, जब ये एटम्स रैंडमली अरेंज होते हैं, तो ये जो लेयर्स जो हम पहले पढ़ते थे मेटल्स में स्लाइड हो जाती है एक दूसरे के ऊपर से, वो अब इसमें नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि ये लेयर स्लाइड होने की कोशिश करे, तो ये जो बड़ा वाला एटम है वो उसको रोक लेगा, और वो लेयर स्लाइड नहीं हो सकती। इस वजह से जो अलॉय होता है वो स्ट्रॉन्गर और हार्डर होता है कंपेयर टू प्योर मेटल्स। ओके। अब हम बात करते हैं यूजेस अलॉयज़ की। अलॉय की बहुत बड़ी एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। वो कहाँ का यूज़ होता है? कटलरी में यूज़ होता है, किचन टूल्स में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होता है और रस्ट को रेजिस्ट करता है, इतनी आसानी से रस्ट होता नहीं है। सही है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक टॉपिक्स कवर हो गए, जनरल प्रॉपर्टीज़ थी फिजिकल और केमिकल मेटल्स की, फिर यूजेस ऑफ मेटल्स, और फिर हमने डिस्कस किया अलॉयज़ का। अब हमारे पास आता है एक मेन चीज़, जो कि है रिएक्टिविटी सीरीज़। यहाँ से हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो शुरू होता है। अब मेटल्स की होती है एक रिएक्टिविटी सीरीज़, जिस पे डिपेंड करता है कौन सा मेटल कितनी आसानी से या कितनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। तो सीरीज़ इस तरह जाती है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन,
कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ओके, अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो मेटल्स नहीं है, लेकिन फिर भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया हुआ है। वो इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इस वजह से हम ये याद कर सकें कि कौन कौन से मेटल्स कार्बन के ज़रिए और कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस वजह से उन्हें हम लिस्ट में ऐड करते हैं, और वो क्यों करते हैं उसकी वजह जो है डिटेल में हमको समझ आ जाएगी जब हम इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अब एक और चीज़ है एल्युमिनियम की जो अनरिएक्टिविटी, उसके बारे में। एल्युमिनियम जो है सीरीज़ में काफ़ी ऊपर है, इसका मतलब ये काफ़ी रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है। ठीक है, हमने ऊपर देखा कि कोरोजन क्यों नहीं होता इस पर, एल्युमिनियम पे। ओके, तो जब भी किसी चीज़ का कोरोजन होता है, कोई चीज़ रस्ट होती है, तो वो क्यों होती है? अगर उस चीज़ को एयर और वाटर, एयर से ऑक्सीजन और वाटर, मॉइस्चर दोनों मिले, अगर उसे ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों मिलेगा तो वो चीज़ रस्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब एल्युमिनियम जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है अपने सरफेस पे। अब जैसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एल्युमिनियम का ब्लॉक है, और जैसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी, तो इसका जो ऊपर वाला जितना पार्ट है जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ, उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई। तो अब जितनी भी एयर है आसपास या पानी है आसपास, वो जो है उस लेयर को, जो अंदर वाली जगह है जो हमारा एल्युमिनियम ब्लॉक है, जो कि जिसको एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर ने कवर कर दिया, उसको मीट नहीं कर पाएगा, उसको टच नहीं कर पाएगा। और अगर एल्युमिनियम को मॉइस्चर और ऑक्सीजन टच नहीं कर पाएगा तो वो रस्ट नहीं होगा। इस वजह से जब भी एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर वाला पार्ट होता है एल्युमिनियम का, वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन और वाटर से, जिसकी वजह से वो रस्ट नहीं होता। तो इस वजह से हमने जो ऊपर पढ़ा था इधर कि एल्युमिनियम जो है कोरोजन रेजिस्ट करता है, वो इसी वजह से करता है क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो उसको रस्ट नहीं होने देती, उसको कोरोड नहीं होने देती। इस वजह से जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो वो अंदर वाले एल्युमिनियम को रिएक्ट नहीं करने देती। इस वजह से जब हम उसको रिएक्ट करते हुए देखते हैं तो हम ऐसा लगता है वो लेस रिएक्टिव है, लेकिन एक्चुअल में उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, ओके। अब मोर रिएक्टिव जो मेटल्स हैं जो ऊपर है हमारे पास लिस्ट में, वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ईजीली लूज़ कर लेते हैं, वो कैटायंस ज़्यादा आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को रिप्लेस करना, किसी की जगह ले लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है। ठीक है, अब मैग्नीशियम का जो मेरे पास कंपाउंड है उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ सोडियम के साथ। अब सोडियम कहता है मैं तो ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तो मैं तुमसे बेहतर तरीके से कंपाउंड बना सकता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ। तो वो एल्युमिनियम को एल्युमिनियम के ही कंपाउंड में से निकाल के एल्युमिनियम की जगह ले लेगा। तो अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा? मैग्नीशियम का कंपाउंड एंड एल्युमिनियम। इस तरह से तो जो एक मोर रिएक्टिव मेटल था हमारे केस में सोडियम, वो एक लेस रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम या एल्युमिनियम को उसी के कंपाउंड में से रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, अब पोटेशियम हर किसी को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन कोई भी मेटल पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव तो कोई मेटल ही नहीं है। और रिप्लेस करने के लिए हमें पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए होगा, तभी तो वो पोटेशियम को रिप्लेस करेगा। लेकिन हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव कोई मेटल है नहीं, तो पोटेशियम को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस है जो हमें सीरीज से लिंक करेंगे, जो हमने ऊपर पढ़े। हमने पढ़े कि कुछ मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव है जैसे मैग्नीशियम हो गया,
एल्युमिनियम हो गया, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो रिएक्ट कर पाए, उन्हें हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से वो कोल्ड वाटर की जगह स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर बात आती है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने की। वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, सिर्फ वो ही रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ ताकि वो सॉल्ट हाइड्रोजन बना सके। हमने इधर एक एग्जांपल देखी थी, किसकी देखी थी? हमने देखी थी आयरन की एग्जांपल। आयरन जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना दे। अब हम देखेंगे आयरन जो हैगा वो हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पोटेशियम से लेकर आयरन तक, वो सब जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। लेकिन जितने भी मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं बना सकते। सही, ये हमारा हो गया सीरीज से लिंक करके कि कौन कौन से रिएक्शन किस किस मेटल के साथ हमारे पास जो है वो हमको होते हुए नज़र आएंगे। सही, उसके बाद हमारे पास आता है कोरोजन, रस्टिंग का टॉपिक। हम पढ़ते हैं इसमें आयरन की रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग क्या होती है? जब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दोनों की प्रेजेंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ वाटर में भी रिएक्ट कर जाएगा, नहीं, ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो बना लेता है एक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। और हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड को हमने क्या नाम दिया हुआ है? रस्ट। तो जो हम बोलते हैं ना ये रस्ट हो गई है, इधर रस्ट आ गई है, वो एक्चुअली में क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, जो किससे बनता है? जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। अब रस्टिंग की क्या कंडीशंस होती है? हमें दोनों, रस्टिंग की एक ही कंडीशन होती है, हमें प्रेजेंस चाहिए होती है, किसकी? ऑक्सीजन और वाटर दोनों की, एक से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों की प्रेजेंस चाहिए होती है। ओके, अब रस्टिंग से हम कैसे बच सकते हैं? रस्टिंग से प्रिवेंशन के 2 मेथड्स हैं। पहला है बैरियर मेथड। जैसे हमने ऊपर देखा कि एल्युमिनियम में एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो बैरियर बन जाती है एल्युमिनियम के अंदर वाले, एल्युमिनियम के ब्लॉक के अंदर वाले एल्युमिनियम की, और जो बाहर जो हमारे पास इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और वाटर है उसके बीच में एक लेयर बना देती है। तो इसी तरह से हम लोग अगर आयरन या किसी भी और मेटल को रस्ट होने से बचाना है तो हम उसके बीच में एक लेयर बनानी पड़ेगी। अक्सर वो लेयर हम लोग पेंट कर सकते हैं उस ब्लॉक को, ताकि वो जो पेंट की लेयर है वो आयरन और इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन और वाटर से आपस में रिएक्ट करने से रोक ले, बीच में एज अ बैरियर आ जाए। तो बैरियर किस किस चीज़ों से आ सकता है? पेंट से आ सकता है, ग्रीस करके आ सकता है, या प्लास्टिक की कोटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आयरन का जो है ऑक्सीजन या H2O के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो प्रिवेंट हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? रस्टिंग नहीं होगी। दूसरा हमारे पास आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इस पे पेपर में बहुत सवाल आते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है? अगर हमें किसी भी मेटल को रिएक्ट होने से बचाना है, रिएक्ट होने से या रस्ट होने से बचाना है, बेसिकली रिएक्टिंग विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, जिसको हम रस्टिंग भी बोलते हैं, उससे बचाना है, तो हम क्या करते हैं? एक मोर रिएक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आयरन को बचाना है तो अब मैं इसमें देखूंगा मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल्स जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। मैं बोला जिंक, क्योंकि जिंक जो है आयरन से ऊपर है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयरन से। तो मैं क्या करूँगा? जिंक का एक छोटा सा ब्लॉक लूँगा और उसे आयरन के साथ अटैच कर दूँगा। तो अगर मैं कोई भी एक मोर रिएक्टिव मेटल जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है उसको आयरन के साथ अटैच कर दूँ, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, इस केस में हमारे पास जिंक हमने लिया है, वो जो है आयरन की जगह वो कोरोड होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो आयरन से जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो जितना भी मॉइस्चर होगा, वाटर होगा, ऑक्सीजन होगा, उससे जिंक रिएक्ट कर जाएगा, तो आयरन रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर आयरन रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा तो वो कोरोड नहीं होगा। तो अगर हमें किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाना है तो या तो हम बैरियर मेथड यूज़ करते हैं जिसमें पेंट, ग्रीस या प्लास्टिक कोटिंग करते हैं ताकि कांटेक्ट प्रिवेंट हो जाए हमारे मेटल और ऑक्सीजन और H2O के साथ, या फिर हमें जिस मेटल को कोरोड होने से बचाना है उससे एक मोर रिएक्टिव मेटल जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं ताकि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कोरोड हो जाए और हमारा जो ओरिजिनल चीज़ है जिसको हमें बचाना है कोरोजन से, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया या कुछ और हो गया, वो बच जाए। उसी जगह जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कोरोजन, उसकी कोरोजन हो जाए। इस वजह से
जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है उस वो कोरोड हो जाता है, और इस वजह से हम लोग उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस करता है वो अपने आप को, इस वजह से हम इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास एक बहुत छोटा सा लास्ट टॉपिक बच गया, छोटा सा चैप्टर है, इतना याद करने का नहीं है, समझने का ज़्यादा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, अब एक जनरल रूल है, हम मेटल्स को कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके ओर से डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पर। ठीक है, अब मेटल को एक्सट्रैक्ट क्यों करना है? अब बहुत सारे मेटल्स जो है वो एनवायरनमेंट में नेचुरली हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो अपने किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम हमको जो है बॉक्साइट, एक कंपाउंड है एल्युमिनियम का, उस फॉर्म में मिलता है। आयरन हमें मिलता है हेमेटाइट के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड। हमें आयरन नेचुरली अकरिंग नहीं मिलता है, हमें आयरन को उसके ओर फॉर्म में, उसके कंपाउंड में लेना पड़ता है और उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि हमें प्योर आयरन मिले, ताकि हम किसी और काम में यूज़ कर सकें। तो एक मेटल को हम कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके ओर में से डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पे। अगर कोई मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत हार्ड होगा, क्योंकि वो अपने कंपाउंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होगा। ठीक है ना, अगर कोई मेटल, जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने कंपाउंड में इतना स्ट्रांगली अटैच होगा और उसे एक्सट्रैक्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास सिलेबस में आता है आयरन की एक्सट्रैक्शन, जिसको हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। आयरन को हम ब्लास्ट फर्नेस में एक्सट्रैक्ट करते हैं। आयरन का सबसे जो है कॉमन जो ओर है वो आता है आयरन 3 ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं हेमेटाइट। उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। अब इसके आयरन को इस हेमेटाइट के ओर से एक्सट्रैक्ट करने का 5 की प्रोसेसेस होते हैं। पहला, हम कार्बन को बर्न करते हैं ताकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। तो हमारे पास उसकी इक्वेशन बनती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, तो उससे बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया जिसका हमें ओरिजिनल काम था, तो अब हम Fe2O3 हेमेटाइट को रिएक्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो जो है क्या करता है, आयरन को रिड्यूस कर देता है Fe2O3 से Fe में और उसके प्योर फॉर्म में। तो जब हम रिएक्ट करते हैं Fe2O3 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो हमें देता है आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइमस्टोन, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3, उसको डीकम्पोज करते हैं हीट से, ताकि वो क्या बना दे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास इधर जो कैल्शियम ऑक्साइड बना उसको हम रिएक्ट करते हैं उसको हम रिएक्ट करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इम्प्योरिटी होती है जिसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इस वजह से हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि हमारे पास बना देता है स्लैग, SLAG, स्लैग, जो कि होता है कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। ठीक है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, जिसको हम बोलते हैं सिलिका भी बोलते हैं हम इसको। जब कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम सिलिकेट या फिर स्लैग। तो हमने यहाँ बेसिक 3 टर्म सीखी। पहला, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिका। कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स याद रखनी है, और ये 5 इक्वेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है विथ एक्सप्लेनेशन कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम पे हम सिर्फ हाईलाइट करेंगे, क्यों?
कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम जो है हमको डिटेल में जो है इलेक्ट्रोलिसिस में समझाया है, इलेक्ट्रोलिसिस में समझाया है हमको एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो इधर हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। एल्युमिनियम का मेन ओर कौन सा होता है? बॉक्साइट, BAUXITE, बॉक्साइट। और इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? आयरन को हम एक्सट्रैक्ट करते थे ब्लास्ट फर्नेस में, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए। ठीक है, अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखनी है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्रायोलाइट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम एल्युमिनियम ऑक्साइड या बॉक्साइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम कर सके। यूज़ क्रायोलाइट टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। हम क्रायोलाइट क्यों यूज़ करते हैं? ताकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हम कम कर सकें। ठीक है, अब उसके इलेक्ट्रोलिसिस में हम कार्बन एनोड्स यूज़ करते हैं और उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। यूजुअली इलेक्ट्रोलिसिस में हम एनोड्स या कैथोड्स, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसको रिप्लेस नहीं करते। बट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में हमें जो कार्बन एनोड्स होते हैं उसे रिप्लेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं। अगर वो रिएक्ट करेंगे तो वो एनोड की साइज़ कम होती जाएगी क्योंकि उसमें से कार्बन ख़त्म होता जाएगा। इस वजह से हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब एक आखिरी चीज़ रह गई। हमने देखा था कि क्यों कार्बन और हाइड्रोजन हमने इसमें डाला था। तो हम ये देखेंगे कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कार्बन के नीचे हैं वो सब कार्बन के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। हमने देखा आयरन जो है कार्बन के ज़रिए एक्सट्रैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आयरन कार्बन के नीचे आता है। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन से जो है रिड्यूस हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वो ना कार्बन से एक्सट्रैक्ट होंगे ना हाइड्रोजन से एक्सट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो दोनों से ऊपर है। फिर जिंक, आयरन वो कार्बन से तो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो कार्बन के नीचे हैं, लेकिन हाइड्रोजन से एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन के ऊपर है। उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये कार्बन के भी नीचे है, हाइड्रोजन के भी नीचे है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस रीज़न से हम कार्बन और हाइड्रोजन को इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में डालते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन से मेटल्स जो है वो इनसे एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यह हमारा हो गया ये चैप्टर ख़त्म। और हाँ, यह हमारे पास सारी चीज़ें कवर हो गई है। इसमें समझने का है, याद करने का नहीं है। अगेन ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये बहुत अच्छे से याद करनी है, अक्सर पेपर में आता है। बाकी सब समझने का है और पास पेपर्स करेंगे तो हमारे पास और इजीली हमें समझ आ जाएगा।